नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 28 मई 2020 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज हमें 3 इश्यूज डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम लोकस्ट अटैक से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पर हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स के बारे में और तीसरे नंबर पर हम इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल डिस्कस करेंगे सावरकर के बारे में। एनडीए की गवर्नमेंट है, सावरकर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल लोकस्ट के अटैक के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये जो आप तस्वीर देख रहे हो इंसेक्ट्स की, यही है लोकस्ट। इन्हें हिंदी में कहा जाता है टिड्डे या फिर टिड्डियाँ। अगर देखो एक लोकस्ट के द्वारा यानी टिड्डे के द्वारा अटैक किया जाता है खेत के ऊपर तो कोई खास समस्या नहीं होती, लेकिन ये लोकस्ट झुंड में आते हैं और एक छोटा सा झुंड भी डेटा के अनुसार एक दिन में 35,000 लोगों के बराबर का खाना खा सकता है। यानी खेतों में खड़ी फसल को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं अगर इन टिड्डियों के झुंड के द्वारा उस खेत पर अटैक किया जाता है। ना सिर्फ फसलों को बल्कि पेड़ों को, ग्रीन कवर को पूरी तरह से इनके द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। हुआ क्या, पिछले साल शुरुआत में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा बोला गया था कि इस बार इल नीनो फेनोमेनन के कारण बारिश कम आएगी, लेकिन जुलाई आते आते जो वेस्ट इंडियन ओशन का टेम्परेचर था उसमें इजाफा देखने को मिला और काफ़ी भारी बारिश आई, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ईस्ट अफ्रीका के देशों में भी। ये तो देखो अच्छी बात थी, लेकिन ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में क्या हुआ, इन देशों में क्या हुआ, लोकस्ट की ब्रीडिंग स्टार्ट हो गई, यानी इन टिड्डियों की ब्रीडिंग स्टार्ट हो गई। अब वो हवाएं जो इंडिया में रेन लेकर आती हैं, उन हवाओं के साथ साथ ये जो लोकस्ट थे ये इंडिया में भी आ गए। आप ये तस्वीर देखिए, शुरुआत में इनकी ब्रीडिंग हुई थी ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में, लेकिन वो हवाएं जो बारिश लेके आती हैं उनके थ्रू ये जो लोकस्ट थे अब इंडिया में अटैक कर चुके हैं। काफ़ी सारे राज्यों में इन टिड्डियों का झुंड देखा गया है और ख़ास करके राजस्थान में बहुत से किसानों की फसल अभी तक ये तबाह कर चुके हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में लोकस्ट के अटैक का खतरा अभी भी बना हुआ है। जोधपुर में सिचुएटेड जो लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, इनका ये कहना है 1964 से लेके 1997 के बीच 13 बार लोकस्ट अपसर्ज देखने को मिला। देखो एक चीज़ आपको बताऊं, थोड़े बहुत लोकस्ट तो हर साल आते रहते हैं, लेकिन जब इनकी संख्या एकदम से बढ़ जाती है, ये बड़े बड़े झुंडों में घूमने लगते हैं, तब ये चिंता का विषय हो जाता है। तो 1964 से लेकर 1997 के बीच 13 बार लोकस्ट का अपसर्ज देखने को मिला, मतलब इनकी संख्या में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिला। लेकिन 2010 के बाद से ही लोकस्ट का अपसर्ज नहीं देखने को मिला था, लेकिन अब लोकस्ट का अपसर्ज देखने को मिल रहा है। और जब देखो लोकस्ट का आउटब्रेक हो जाता है तो ये लगातार 2 सालों तक रहता है और उसके बाद 8 साल तक फिर लोकस्ट की ब्रीडिंग कम देखने को मिलती है, यानी संख्या इनकी कम हो जाती है। इस प्रकार से ये जो साइकिल है ये मूव करता रहता है। अब क्वेश्चन उठता है कैसे इनको रोका जा सकता है। देखो इनको रोका जा सकता है पेस्टिसाइड्स की सहायता से और दूसरा शोर मचा के। शोर मचाना मतलब आवाज़ करना नहीं, जैसे थाली की सहायता से, थाली पे आप कोई चीज़ मारोगे तो शोर क्रिएट होता है, उससे इनको भगाया जा सकता है। ढोल बजा के, मतलब जितना ज़्यादा आप नॉइस क्रिएट करोगे उतना ये इधर से उधर होते हैं, अपना स्थान चेंज कर लेते हैं। लेकिन अब अगर देखो लाखों की तादाद में अटैक किया है लोकस्ट ने, एक छोटी सी थाली आप बजाओगे तो सर्टेनली नहीं भागने वाले हैं। तो इसीलिए हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा अगर आपको कहीं पर भी अटैक देखने को मिले तो कई सारे जो फार्मर्स हैं वहाँ पर इकट्ठा हो जाएं, ढोल, थाली, कोई भी चीज़ आपको मिले जोर जोर से आप शोर मचाने लगे। चुनौती देखो ये बड़ी है। ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में ऑलरेडी फूड सिक्योरिटी की समस्या पैदा हो गई है इन लोकस्ट के अटैक की वजह से। ये जो देश हैं ईस्ट अफ्रीका के, यहाँ पर लोकस्ट ने भारी नुकसान पहुँचाया है किसानों की फसलों को और अभी फूड सिक्योरिटी की समस्या पैदा हो गई है। लास्ट में देखो 3 इंपॉर्टेंट बातें बोली जाती हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात, देश के ईस्टर्न कोस्ट पर साइक्लोन आया, साइक्लोन की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी। दूसरा कोविड-19 की महामारी, अब तीसरा लोकस्ट का अटैक।
कहीं ना कहीं देखो ये तीनों जो चीज़ें हैं वो ग्लोबल वार्मिंग से लिंक्ड हैं, और अगर ये एक साथ आती हैं तो चैलेंज जो है वो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। क्योंकि देखो कोविड-19 की महामारी के कारण अभी जो विभिन्न देश हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, इनके बीच कोऑपरेशन जो है वो ना के बराबर है। अगर इन देशों के बीच कोऑपरेशन होता तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान हमको पहले से ही सूचित कर लेता कि भैया आप तैयार हो जाओ, लोकस्ट का अटैक हो गया है, या फिर अफगानिस्तान हमें पहले से सूचित कर देता। लेकिन ऐसा कोऑपरेशन नहीं देखने को मिला और खतरा जो है वो इंडिया तक पहुंच गया। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात आर्टिकल के द्वारा ये बोली जाती है, देखो पहले ना काफ़ी स्ट्रिक्ट कानून हुआ करते थे, जैसे द ईस्ट पंजाब एग्रीकल्चर पेस्ट डिजीज एंड नोक्सियस वीड्स एक्ट 1949। इस एक्ट में प्रोविजन ये था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आवश्यकता पड़ने पर कोई भी मेल पर्सन जिसकी एज 14 साल से ऊपर है उसको बोल सकता है कि आप हमें मदद प्रोवाइड कीजिए, और सभी मेल पर्सन्स को जिनकी एज 14 साल से ऊपर है डीसी के कहने पर, डीएम के कहने पर उनको मदद प्रोवाइड करनी पड़ती थी। मतलब जो काम बोला जाता था डीएम के द्वारा वो करना पड़ता था, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर, और आवश्यकता कब पड़ती थी, जैसे प्लेग आ गया, कोई अकाल आ गया, इस प्रकार की सिचुएशन पैदा हो गई। तो आर्टिकल में कहा जाता है देखो हमने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर ली है, लेकिन प्लेग जैसी सिचुएशन को अभी भी हम पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाए हैं। तो ये जो एक्ट हैं काफ़ी बार बड़े अजीब लगते हैं कि पहले इस प्रकार के भी एक्ट हुआ करते थे, लेकिन अब समझ में आता है कि इस प्रकार के जो एक्ट हैं पहले क्यों हुआ करते थे। साइंस एंड टेक की जो एडवांसमेंट हुई है इससे बल्कि इंसान की जो गलतियां हैं वो और ज़्यादा क्लैरिफाई होकर सामने आ रही हैं कि टेरिटोरियल जो बाउंड्रीज हैं बिल्कुल इररिलेवेंट हो जाती हैं जब इस प्रकार की चुनौती इंसानों के सामने आती हैं। अब देखो लोकेस्ट अटैक की चुनौती है या फिर कोविड-19 की चुनौती है, कोई बॉर्डर नहीं देखा जा रहा है इन चुनौतियों के द्वारा। विभिन्न जो देश हैं सबको ये चुनौती प्रभावित कर रही है। तो इंसानों के बीच में चाहे वो किसी भी देश के हों, कोऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया लोकेस्ट के अटैक से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद हमारा डिस्कशन का आर्टिकल एजुकेशन सिस्टम के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? तमिलनाडु की सरकार 15 जून से 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने जा रही है। तमिलनाडु की सरकार का कहना है हमने स्पेशल अरेंजमेंट्स करी हैं 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने के लिए। जैसे पहले एग्ज़ाम सेंटर थे 3000, अब एग्ज़ाम सेंटर होंगे 12,690। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। एक रूम में 10 लोगों से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं बैठेंगे, बेंच भी दूर दूर होंगे। आर्टिकल में कहा जाता है देखो ये सब चीज़ें ठीक हैं, बट बच्चे हैं, स्कूल की देखरेख में तो हो सकता है फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन किया जाए, लेकिन बच्चे एक जगह इकट्ठे तो होंगे ही एग्ज़ाम से पहले या फिर एग्ज़ाम के बाद। किस हद तक आप बच्चों को रोकोगे? दूसरा जो मेन बात आर्टिकल के द्वारा बोली जाती है वो ये है कि इस प्रकार से बच्चों को खतरे में डालकर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का इतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी पहले काफ़ी सारी कमेटीज़ के द्वारा ये बोला जा चुका है कि आप 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम्स को वॉलंटरी कर दीजिए। मतलब जो बच्चा लेना चाहता है उससे ले लीजिए, अगर कोई बच्चा नहीं लेना चाहता है बोर्ड एग्ज़ाम्स को उनको छूट दे दीजिए। तो उन कमेटीज़ की बात को मानने का समय अभी आ गया है। काफ़ी सारे पॉइंट्स देते हैं राइटर बोर्ड एग्ज़ाम्स के विरोध में। जैसे देखो जब भी बोर्ड एग्ज़ाम्स एक स्टूडेंट के दिमाग में आते हैं तो ये सब ख्याल आते हैं कि पढ़ना है, डर लगने लगता है कहीं फेल ना हो जाए, एक कंपटीशन की भावना आने लगती है कि 10th के एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे, बाकी कैंडिडेट्स के अपेक्षाकृत अच्छा परफॉर्म करना है। नेक्स्ट पॉइंट, मार्किंग का सिस्टम देखो काफ़ी ज़्यादा ओपेक है। कई बार कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन कई स्कूल के स्टूडेंट्स की शिकायत ये होती है हमारे एग्ज़ाम्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हुए थे लेकिन मार्क्स काफ़ी कम दिए गए हैं पेपर्स में। वैसे देखो यूपीएससी से तो कम ही ओपेक है सीबीएसई। कम से कम सीबीएसई रीचेकिंग तो अलाउ करता है, हमारा यूपीएससी तो रीचेकिंग भी अलाउ नहीं करता है। पूरा जो एग्ज़ाम प्रोसेस ख़त्म हो जाती है उसके बाद कीज़ रिलीज़ की जाती हैं। इंटरव्यू में भी काफ़ी ज़्यादा बायसनेस, सब्जेक्टिविटी रहती है। हालांकि
ये सारे आर्गुमेंट्स कुछ हद तक एक तरफा भी हैं। यूपीएससी का ये तर्क है कि अगर हम एग्ज़ाम साइकिल के बीच में प्रीलिम की कीज़ को रिलीज़ करेंगे तो कोर्ट्स में काफ़ी सारी लिटिगेशंस आ जाएंगी। कैंडिडेट्स मांग करने लगेंगे कि आप स्टे लगा दीजिए, अभी फ़िलहाल मेंस के एग्ज़ाम को मत कंडक्ट कीजिए, इस वजह से हम कीज़ को एग्ज़ाम का पूरा साइकिल ख़त्म होने के बाद रिलीज़ करते हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट राइटर के द्वारा ये दिया जाता है, सरकार का देखो ये तर्क है कि 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे तभी तो विभिन्न स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रीम को चूज़ कर सकेंगे। एक तो हमारी समाज में ये एक प्रकार की जो धारणा बनी हुई है ना, ये बहुत गलत है कि जिसके ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे 10th के एग्ज़ाम में वो मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल लेगा, उसके बाद थोड़े कम अच्छे मार्क्स आए हैं तो वो कॉमर्स और सबसे लास्ट में आर्ट्स। इंटरेस्ट देखा जाना चाहिए ना कि मार्क्स। राइटर भी यही बात बोलते हैं। ये एनसीईआरटी के फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं। राइटर का बोलना है देखो मार्क्स बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे लास्ट में बच्चा कितनी तैयारी कर पाया। ये तो 100 मीटर रेस है, लास्ट में बच्चा अगर तेज़ी से भाग लेगा तो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट में नहीं भाग पाते कुछ रीजंस की वजह से। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल नहीं लेना चाहिए। इंटरेस्ट मैटर करता है, बच्चे का एप्टीट्यूड मैटर करता है। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, बिल्कुल मैकेनिकल क्वेश्चंस, रट्टा मारिए, याद करो, आप उनका आंसर दो, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। सोचने पर बिल्कुल भी मजबूर नहीं करते हैं हमारे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे देखो एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल दिया जाता है, एक बार हम ये सारा मिटा देते हैं, हाँ अब ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, वाई इज़ वर्ल्ड पीस एन एसेंशियल वन। इस क्वेश्चन को बहुत बुरी तरह से फ्रेम किया गया है, लेकिन फिर भी टीचर्स ने जो सिखाया है आपको याद करके वही लिखना है। अदरवाइज स्टूडेंट्स को भी ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेम नहीं किया गया है। लेकिन ऐसा होता है, बच्चे लिख देते हैं फिर भी कुछ भी आंसर। इन बोर्ड एग्जाम्स का एक नुकसान देखो ये भी है, अगर एक साल में समय समय पर बच्चे का इवैल्यूएशन होता रहता है तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज बोर्ड एग्जाम्स लास्ट में कंडक्ट होते हैं साल के अंत में, तो कुछ ही दिनों की प्रिपरेशन की वजह से बच्चे का पूरा भविष्य तय हो जाता है। तो इन सब पॉइंट्स के आधार पर राइटर ये बोलते हैं। वैसे राइटर कुछ और भी बातें बोलते हैं, लेकिन उनको एज सच यूटिलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट है। जैसे राइटर बोलते हैं, न्यूज़पेपर्स में हेडलाइंस पब्लिश होती हैं जब एग्ज़ाम्स का रिजल्ट आता है कि गर्ल्स आउटसाइन बॉयज़, या फिर इन स्कूल्स में जो पासिंग परसेंटेज है काफ़ी अच्छी रही है, पहले नंबर पे ये ज़िला आया है, दूसरे नंबर पे ये ज़िला आया है पासिंग परसेंटेज के हिसाब से। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इन्हीं नंबर्स में खो के रह गया है। बस नंबर्स में हम खेलते रहते हैं और सही जो एजुकेशन बच्चे की होनी चाहिए वो हो नहीं पाती है। अब आवश्यकता ये है, इस क्राइसिस की सिचुएशन में कम से कम आप बच्चों को खतरे में डाल के इस प्रकार के बोर्ड एग्जाम्स मत कंडक्ट कीजिए। विभिन्न कमेटीज़ ने जो बोला है बोर्ड एग्जाम्स को वॉलंटरी कर दीजिए। अब उस चीज़ को अपनाने की आवश्यकता है। टीचर्स को आप ऑटोनॉमी दीजिए बच्चों को इवेल्युएट करने की, बच्चों के फ्यूचर्स को शेप करने की, लेकिन इससे पहले आप टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग देना चाहते हैं आप दीजिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एजुकेशन सिस्टम के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सावरकर के बारे में है। पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर, यानी वी.डी. सावरकर। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आज देखो सावरकर की बर्थ एनिवर्सरी है, तो इनकी 137वीं बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर यह आर्टिकल पब्लिश हुआ है। आर्टिकल में शुरुआत में कहा जाता है, वैसे तो देखो अंबेडकर और सावरकर दोनों सोसाइटी के एक्सट्रीम सेक्शन से आते हैं। अगर महर कास्ट से थे अंबेडकर तो सावरकर ब्राह्मण थे, लेकिन दोनों के विचारों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलती है। सावरकर अंबेडकर से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे। अंबेडकर ने डाउन ट्रोडन सेक्शंस की अपलिफ्टमेंट के लिए जो काम किया, सोसाइटी में रिफॉर्म्स को जो एडवोकेट किया, इसके लिए सावरकर के द्वारा अंबेडकर को काफ़ी बार कोट किया गया था। सावरकर भी यही चाहते थे कि सोसाइटी में रिफॉर्म्स आने चाहिए। उन्होंने अपने भाई नारायण राव को 1920 में एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था, जैसे देखो हम लड़ाई लड़ रहे हैं इंडिया में फॉरेन ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट, उतनी ही इम्पोर्टेंट लड़ाई है अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। अपनी एक बुक में सावरकर 7 बेड़ियों की बात करते हैं।
जैसे देखो वेदोकटाबंदी, यानी कुछ ही लोग वैदिक लिटरेचर को एक्सेस कर सकते हैं, ये प्रथा खत्म होनी चाहिए। व्यवसाय बंदी, जन्म के आधार पर यह तय होता है आपका प्रोफेशन क्या होगा, ये बंद होना चाहिए। अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट इन्होंने बोला था कि ये प्रैक्टिस बंद होनी चाहिए, यानी स्पर्श बंदी। उसके बाद समुद्र बंदी, आपने स्पेक्ट्रम में या फिर हिस्ट्री की किसी दूसरी बुक में पढ़ा होगा, पहले समुद्र को अगर क्रॉस किया जाता था तो इसे धर्म के अगेंस्ट माना जाता था, तो समुद्र बंदी को ख़त्म किया जाए, ऐसी बिलीफ को ख़त्म किया जाए। उसके बाद शुद्धि बंदी, यानी हिंदुइज्म में रिकन्वर्जन के अगेंस्ट है। उसके बाद रोटी बंदी, इंटरकास्ट डाइनिंग होनी चाहिए। उस समय इंटरकास्ट डाइनिंग पर रोक हुआ करती थी, इसे अच्छा नहीं माना जाता था, मतलब विभिन्न कास्ट के लोग एक साथ बैठ के खाना खाएं, इसे गलत माना जाता था, खास करके डिप्रेस्ड क्लासेस के साथ बैठकर खाना, तो इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ बिठाई थी। बेटी बंदी, इंटरकास्ट मैरिज के पक्ष में उन्होंने बोला था। बाद में इन रिफॉर्म्स को हमारे संविधान में भी अडोप्ट किया गया। सावरकर रिलीजियस कस्टम्स में साइंटिफिक रीजनिंग को प्रेफर करते थे। सावरकर पहले ऐसे पॉलिटिकल लीडर थे जिन्होंने 1900s में 1904-5 के आसपास या फिर उस दशक में इन्होंने ब्रिटिशर्स से पूर्ण आज़ादी की बात की, जबकि देखो कांग्रेस ने बहुत सालों बाद 1929 के लाहौर सेशन में ब्रिटिशर्स से पूर्ण आज़ादी की बात कही थी। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, वैसे देखो कुछ लोग ये बोलते हैं कि टू नेशन थ्योरी के पक्षधर थे सावरकर जिन्ना की तरह, लेकिन आज के जो राइटर हैं वो बोलते हैं ऐसा नहीं है। हिंदू महासभा के 21वें एनुअल सेशन में जो कंडक्ट हुआ था 1939 में कैलकाटा में, सावरकर ने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बोला था कैसे हिंदू और मुस्लिम अपने ऐतिहासिक डिफरेंसेस को दबा सकते हैं एक कॉमन हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट में। तो टू नेशन थ्योरी के पक्षधर नहीं थे, ऐसा राइटर का मानना है। सावरकर यूनाइटेड इंडिया के प्रोपोनेंट थे, वो चाहते थे अलग अलग कल्चर्स के लोग मिलजुल के इंडिया में रहें, एक ऐसे भारत का निर्माण हो जो इंक्लूसिव हो, डाइवर्स हो। सावरकर ने ईरा ऑफ मशीन्स को ओपनली एम्ब्रेस करने की वकालत की, मतलब हमें मशीन्स को अपनाना चाहिए, हमें यूरोपियन गलतियों से सीखना चाहिए, और इंडियन सिनेमा के संदर्भ में उनकी जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच थी वो भी काबिल तारीफ है। सावरकर का विश्वास ये था ह्यूमन माइंड की इनोवेटिव स्पिरिट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। वो मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी थे, फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर, राइटर, पोइट, हिस्टोरियन, पॉलिटिकल लीडर और फिलोसफर। लास्ट में ये बोला जाता है राइटर के द्वारा, देखो पोस्ट कोविड-19 ईरा में सावरकर के जो आइडियाज़ थे मॉडर्निटी से संबंधित, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म से संबंधित, साइंटिफिक टेम्पर से संबंधित, टेक्नोलॉजिकल टूल से संबंधित, इनसे सरकार काफ़ी कुछ सीख सकती है और नए इंडिया का जो निर्माण करना है उस नए इंडिया के निर्माण में इन आइडियाज़ को अडोप्ट किया जा सकता है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया सावरकर से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।